बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, अमेरिका ईरान जंग से लेके आज तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ाई गई हैं उसका बोझ अवाम बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत की तरफ से दावा किया गया कि सबसे पहले हमने खुद बोझ बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये बोझ अवाम को मुंतकिल करना पड़ा। लेकिन मुसलसल कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई का सामना है अवाम को। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी दिखाई देती है। हुकूमती इदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त महंगाई 10.9% तक जा पहुंची है, यानी महंगाई डबल फिगर क्रॉस कर गई। इस हालात में हुकूमत अवाम को वादे तो कर रही है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल तरीन होती जा रही है। अगर देखा जाए तो हुकूमत ने अमेरिका ईरान जंग के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में जिस कदर इजाफा किया उसको ज़रा इस रिपोर्ट में देखिएगा। जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 258 रुपए 17 पैसे फी लीटर थी। पहले मरहले में 1 मार्च 2026 को मामूली इजाफा हुआ और कीमत बढ़कर 266 रुपए 17 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। इसके बाद 6 मार्च 2026 को बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके तहत पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ और नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई। 3 अप्रैल 2026 को सूरत हाल मजीद बिगड़ गई, जब पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड 137 रुपए 24 पैसे इजाफा किया गया, जिसके बाद कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। तहम इस दौरान बाद 10 अप्रैल को कीमतों में कमी भी देखने में आई। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया और पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर कमी और फिर 10 अप्रैल को मज़ीद 12 रुपए फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद कीमत कम होकर तकरीबन 366 रुपए 41 पैसे फी लीटर रह गई। बाद 25 अप्रैल 2026 को दोबारा इजाफा किया गया और पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 393 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई। इसके बाद 30 अप्रैल 2026 को एक और इजाफा सामने आया, जिसमें पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 51 पैसे इजाफा किया गया और नई कीमत बढ़कर 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। मजमूई तौर पर इब्तदाई कीमत 258 रुपए 17 पैसे से लेकर हालिया कीमत 399 रुपए 58 पैसे तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 141 रुपए 76 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस मजमूई इजाफे के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 54.9% इजाफा हुआ। इतराज ये किया जाता है कि अगर भारत और बांग्लादेश में अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला गया तो पाकिस्तान में ये बोझ क्यों डाला जा रहा है। फिर हुकूमत पर यह भी तनकीद होती है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने के दावे तो कर चुकी है, लेकिन अभी भी सड़कों पर आपको लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं जो वज़रा के प्रोटोकॉल है, सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल हैं, लेकिन आम आदमी ये मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है। इसके साथ अगर इस बात का भी जायजा लिया जाए कि इस वक्त गवर्नेंस का जो मॉडल है, क्या उस पर अमल दरामद करके हुकूमत अपने खर्चात कम कर पाई है, यह भी एक सवालिया निशान है। IMF के पास हमें दोबारा जाना है और 8 मई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को मजीद किस्त देने का फैसला भी होना है। इन हालात में चेयरमैन नैब IMF के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आखिर इन बातों की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त बढ़ती हुई कीमतें हैं वो आम आदमी के लिए दिन ब दिन मुश्किलात का बायस बनती चली जा रही हैं। एक सवाल यह भी उठता है कि हुकूमत टैक्स कलेक्शन में सही अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पाती तो अवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत में जितना लेवी टैक्स बढ़ाया गया उसकी भी मिसाल माजी में कम ही मिलती है। गोया हुकूमत टैक्सों को लाद कर आम आदमी के ऊपर डालकर अपने खसारे और अपने खर्चात पूरे करना चाहती है। इन तमाम मौज़ूआत का आज के प्रोग्राम में इहाता करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो महंगाई का तूफान है क्या ये थम पाएगा, क्या हुकूमत की माशी पॉलिसियाँ इस वक्त मुल्क को इस मझधार से निकाल पाएंगी। फिर ये जो दावे किए जा रहे हैं कि अवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा, ये सुनते सुनते अवाम अब थक चुके हैं। ये रिलीफ कब आएगा, कब मिलेगा। इसी में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ मईशतदान जनाब डॉक्टर फ़रख सलीम साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब सनाउल्लाह खान साहब। डॉक्टर फ़रख सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं चाहूँगा आपसे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ये जो अक्सर कहा जाता है और हुकूमत पर तनकीद भी की जाती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना इंडिया ने उसमें इजाफा किया ना बांग्लादेश ने किया, हमने अमेरिका ईरान जंग के दौरान जितना इजाफा किया है ये गैर ज़रूरी है, अवाम के ऊपर एक बोझ जो है वो डाला गया। दूसरा जो लेवी है उसकी में भी इजाफा जो है
वो सिर्फ इसलिए किया गया कि जो आपका टैक्स कलेक्शन है, रेवेन्यू है, वो आपका कम हुआ, इसलिए आम आदमी को इसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है? जी, एटलीस्ट दो सवाल आपने इकट्ठे किए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ममालिक हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, जो मेजॉरिटी अपना तेल इंपोर्ट करते हैं, जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो बोझ तो किसी ना किसी के ऊपर डालना होता है, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो। अब ये पॉलिसी का नतीजा है, ये हुकूमत के पास ऑप्शन है कि उसने वो बोझ किसके ऊपर डालना है। भारत में हमने देखा कि जब आलमी मंडी में कीमत जो है वो कोई 60-65 डॉलर की बैरल चल रही थी, फिर वो कोई 115-120 पे चली गई, तो भारत में पॉलिसी के लेवल पे जो पॉलिसी साध इदारे हैं, जो पॉलिसी साध शख्सियात हैं, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि अवाम के ऊपर इसका बोझ जो है वो मुंतकिल नहीं करना, और उन्होंने ये बोझ जो है ये कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, जो रिफाइनरीज है बड़ी बड़ी भारत की, उनकी बैलेंस शीट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि फरवरी 1 को अगर आप दिल्ली में पेट्रोल की कीमत निकाल लें तो वो लगभग 95 इंडियन रुपीस बनती है, 95 इंडियन रुपीस। तो आप समझ लीजिए कि 280 रुपए उस वक्त बन रही थी, और आज चेक करें तो आज भी वो वही है, यानी कि कोई तब्दीली नहीं आई फरवरी 1 के बाद। और फरवरी 28 को आपको याद है कि जंग शुरू हुई थी। इसी तरह बांग्लादेश ने भी एक पॉलिसी बनाई कि उस वक्त फरवरी की 1 तारीख को कोई 130 बांग्लादेशी टका 1 लीटर की कीमत थी। आज आप चेक करें तो वही कीमत है। तो कोई इजाफा नहीं हुआ भारत में, कोई इजाफा नहीं हुआ बांग्लादेश में, बिकॉज वहां पे हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई कि ये अवाम के ऊपर इसका बोझ नहीं डालना। भारत में पॉलिसी थी कि इसका बोझ जो है वो जाएगा इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर, उनकी जो बैलेंस शीट है, भारत पेट्रोलियम के ऊपर और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऊपर। बांग्लादेश में फैसला ये किया गया कि ये बांग्लादेश पेट्रोलियम उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो ये गैप है, जो प्राइस का इजाफा हुआ है, उसका जो असर है वो मुंतकिल किया जाएगा बांग्लादेश पेट्रोलियम। पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ डिफरेंट फैसला किया। पाकिस्तान में फैसला ये किया गया कि आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है, तो कुछ तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का जो अपना खजाना है उसमें भी कुछ इजाफा हो जाए, और दूसरा ये कि सारा का सारा बोझ जो है वो मुंतकिल कर देते हैं अवाम के ऊपर, और उसके नतीजे में रिफाइनरीज जो हमारे यहाँ, चाहे वो पाकिस्तान रिफाइनरी हो, नेशनल रिफाइनरी हो, अटक रिफाइनरी हो, उन्होंने दबा के प्रॉफिट बनाए, और अवाम के ऊपर जो है भारत में यह किया गया कि उन्होंने, हुकूमत ने भी एक सेक्रीफाइस की, उन्होंने अपनी एक्साइज ड्यूटी नीचे कर दी, और जो प्राइस इंक्रीज का बोझ है वो अपनी पेट्रोलियम कंपनी के ऊपर डाल दिया। तो ये पॉलिसी का नतीजा है, पॉलिसी की चॉइस है। भारत ने कुछ डिफरेंट पॉलिसी अपनाई, बांग्लादेश ने डिफरेंट पॉलिसी अपनाई, और पाकिस्तान की हुकूमत ने दोनों से मुख्तलिफ पॉलिसी अपनाई। डॉक्टर साहब, मैं अपने वापस आता हूँ। सनाउल्लाह खान साहब, हमारे यहाँ कहा गया जी कि हुकूमत कुफायत शुआरी जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करेगी, लेकिन अवाम की जो तनकीद है या आम आदमी जो समझता है कि हुकूमत की कुफायत शुआरी नज़र नहीं आती, लेकिन इसके साथ साथ बड़े बड़े मनसूबे अनाउंस किए जा रहे हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कल जो हाउसिंग फाइनेंस में अनाउंसमेंट की, एक बड़ा मनसूबा है। दूसरी तरफ आम आदमी से तवक्को रखी जाती है कि जनाब वो 8 बजे दुकान भी बंद कर दे, उसका कारोबार भी वो अपना क्लोज़ करे, ताकि पेट्रोलियम मसनूआत को बचाया जा सके, क्योंकि मुल्क के ऊपर बोझ जो है इसको कम किया जा सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं बिल्कुल उन्होंने एक्यूरेट बातें की है, मैं उनकी बिल्कुल तायद भी करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इन्होंने बात की है ना कि पॉलिसी के फैसला, नजर ये आ रहा है कि हुकूमत को कोई कंसर्न नहीं है कि पब्लिक के साथ क्या होना है, और उसको अगर आपने देखना है तो गुज़श्ता रोज 1 अप्रैल को जो वफाकी दायरा शुमारियात ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया है, जी आप वो देखिए, आपको समझ आएगी कि इस मुल्क की आवाम के साथ सिर्फ अप्रैल में क्या हुआ है। अप्रैल में 2 साल के बाद आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, वो डबल डिजिट चली गई है। जो हुकूमत कहती थी पूरे साल में 7.5% रहनी है, वो तकरीबन 11%, 10.9% हो गई है। और होलसेल आप प्राइस इंडेक्स देखें तो वो 13% से ऊपर है।
तो आप इससे अंदाजा करें कि कोई कंसर्न नहीं है इनको, बल्कि इन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी बना लिया है। जब 28 फरवरी को ईरान पर हमला होता है, इसराइल का और अमेरिका का, उसके बाद सिचुएशन जो बनती है, इन्होंने अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट करते हुए ना सिर्फ जो इंटरनेशनल प्राइस है वो पूरी पास ऑन की है, बल्कि इन्होंने इसको जो पीडीएल था उसको भी इजाफा किया। लास्ट जो जुमेरात को किया, देखें जो 400 रुपए कीमत की है, 29 रुपए इन्होंने 26 या 29 रुपए इन्होंने डीजल पर पीडीएल पर बढ़ा दिया है। तो ये बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रहा। और जहां तक ऑस्टेरिटी की वो नजर आती है, आप भी सड़कों पे होते हैं, हम भी होते हैं, हम तो सेक्रेटेरिएट भी जाते हैं, कोई जो जाहिरी तौर पर जो पब्लिक को नजर आना चाहिए, कोई ऑप्टिक्स भी हो, वो भी नजर नहीं आ रहा। आप प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वज़रा ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी अगर प्रोटोकॉल की 4-4 गाड़ियां हैं तो आज भी 4-4 गाड़ियां हैं। आप देख लें, वीडियो आती रहती है। अगर चेयरमैन सेनेट मुल्तान जा रहे हैं तो 40 गाड़ियों का काफिला है उनका। भाई, आप पब्लिक को मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं आप भाड़ में जाएं, हम इसी तरह गवर्नेंस चलाएंगे, इसी तरह निजाम हुकूमत चलाएंगे। अगर आप पॉलिटिकल लोग हैं, आपने आगे इलेक्शन लड़ना है, तो आपने वही करना पड़ेगा जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, जो बांग्लादेश की हुकूमत ने किया, जो इंडिया की हुकूमत ने किया। आप सबको पता है कि यह आरजी एक बुरान है। इस आरजी बुरान में भी आप अपने रेवेन्यू पर, आमदन पे जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंडिचर कम नहीं करने। आप एक्सपेंडिचर कम करेंगे तो आपको बोझ डालने की जरूरत नहीं है। और मैं थोड़ा सा सीपीआई का बता दूं, आप देखें 40%, 45% जो है 28 फरवरी के बाद पेट्रोल महंगा हुआ है, और 80-85% डीजल की कीमत बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में नहीं, डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूँ। एक साल में आपकी गैस की कीमतों में 60% इजाफा हुआ है, यह सरकारी फिगर आज की, और 33% बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो इससे अंदाजा कर लें कि अभी कोई और ये दावे कर रहे थे कि हमने जी बिजली की कीमत कम कर दी है, तो आज तो पीबीएस ने जो रिपोर्ट जारी की है उसने सारी गली खोल दी है कि आपने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। महंगाई के तूफान के हवाले से बातचीत के साथ जारी है, लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। और हम एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब और सनाउल्लाह खान साहब। डॉक्टर साहब, ये आईएमएफ का दबाव है कीमतें बढ़ाना, या हुकूमत के पास जबकि रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ इसलिए हुकूमत ने ये कीमतें बढ़ा दी ताकि अपने ऊपर बोझ ना हुकूमत के आए? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आईएमएफ के पास जो है, हमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी होगा 8 मई को, उससे पहले चेयरमैन नैब बरस रहे हैं आईएमएफ के ऊपर। माजी में हमने देखा है साग डार साहब कभी बरसा करते थे, फिर शहबाज शरीफ साहब को आके मामला हैंडल करने पड़े। ये वजह क्या है, क्यों चेयरमैन इतने गुस्से में क्यों है आईएमएफ के ऊपर? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आईएमएफ का कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है पॉलिसी के ऊपर। आईएमएफ ये देखती है, उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा है कि आपने अपने बजट में, यानी कि हुकूमती जो अखराजात हैं और हुकूमती जो आमदन है, उसमें प्राइमरी सरप्लस दिखाना है। उसका ताल्लुक ये नहीं है कि जो आलमी मंडी में प्राइस की, आलमी मंडी में तेल की कीमत होगी उसका बोझ किसके ऊपर डालना है, इसका आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं। आपने आईएमएफ को ये साबित करना है कि जो हम बोझ डाल रहे हैं उसके बाद जो हुकूमती आमदन और हुकूमती अखराजात है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो बोझ डाला जा रहा है वो तो पब्लिक कंपनीज हैं, उनकी बैलेंस शीट के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका आईएमएफ से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक। लेकिन दूसरा जो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। अमूमन ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया जा रहा है क्योंकि टैक्स की कलेक्शन जो वो पूरी नहीं हो रही। मैं ये नहीं समझता हूँ। अगर आप डेटा के ऊपर जो अदाद शुमार है उनके ऊपर गौर करें तो आज से कोई 11 साल पहले अगर हुकूमती बजट आप निकाल के देख लें तो वहां पे जो हुकूमत ने खुद से टैक्स कलेक्शन का हद रखा था वो लगभग 2000 अरब का था। और लास्ट ईयर हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई 14,000 अरब का टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत के खजाने में जमा करवाया है। तो कोई 10-11 सालों में हम टैक्स कलेक्शन के हवाले से 2000 अरब से बढ़ के कई 14-15,000 अरब तक पहुंच गए। यहाँ पे मसला है हुकूमती अखराजात का, मसला है हुकूमती नुकसानात का। उनको पूरा करने के लिए ये पेट्रोलियम लेवी जो है ये बार बार बढ़ाया जा रहा है। अब आप देखिए कि आज से 6 साल पहले टोटल पेट्रोलियम लेवी जो इस मुल्क में कलेक्ट किया जाता था वो 180 अरब रुपया था। वो एक टैक्स था।
आज हुकूमत खुद से हमें बता रही है कि उन्होंने 1500 अरब पेट्रोलियम लेवी इकट्ठा कर लिया है। जी। तो ये मामला टैक्स कलेक्शन का नहीं है, ये मामला हुकूमती नुकसानात, बढ़ते हुए हुकूमती नुकसानात और बड़ी तेजी से बढ़ते हुए हुकूमती अखराजात को पूरा करना है, और इसलिए पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ाया जाता है। डॉक्टर साहब, चेयरमैन नैब क्यों गुस्से में है? इसका जवाब तो चेयरमैन नैब साहब दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है। ठीक है सर मैं दे सकता हूँ। जी 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 सनाउल्लाह खान साहब। सर आपने वो जो डॉक्टर साहब ने भी पढ़ी होगी, जो एक करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है जो आईएमएफ ने रिलीज की, जो हुकूमत ने 1 साल 6 महीने रोके भी रखी और जिसमें बहुत सारी चीजें निकाल दी। उसमें एक फिक्रा कहा गया है, उसमें कहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो एलीट कैप्चर्ड है, और वो आपको नजर आती है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे नजर आती हैं। और आपको मैं बताऊं 29 अप्रैल को एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दे रहा हूं कि एलीट कैप्चर कैसे है। उसमें एक एजेंडा था कि इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर है इरफान नवाज मेमन साहब, जो 18 ग्रेड के अफसर हैं, उनको इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में 40-80 का एक प्लाट अलाट किया गया है, जो उसमें लिखा हुआ था कि कानून, मेरिट, कवायद हर चीज के खिलाफ है। क्योंकि इस्लामाबाद में जब हाउसिंग फाउंडेशन प्लाट अलाट करता है सरकारी मुलाजमीन को, तो वो 22 ग्रेड में रिटायर होने लगता है, उस वक्त उसका मेरिट पे नंबर आता है। तो ये एलीट कैप्चर है। आप अगर इस 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का पूरा केस पढ़ें, ये केस पढ़ें, और बहुत सारे केस हैं जो आपको दिखा सकता हूं, वो उस बात पे नाराज है। और नैब का जो रोल है उस पर भी उस करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में बात की है कि नैब के हवाले से उसको चेंज करना है, उसमें कानून चेंज करना है, बहुत सारी चीजें उसमें नैब के हवाले से उसमें रिपोर्ट है। और जो 8 मई को इजलास हो रहा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, क्योंकि हमें तो इन्होंने, हुकूमत ने तो वो रिपोर्ट या कोई चीज जारी नहीं की, लेकिन हुकूमत ने कुछ उस पर 15 पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के उस रिपोर्ट पर आईएमएफ को दिए हैं। और आईएमएफ अब पाकिस्तान की आवाम को बताएगा 8 मई को कि भाई हुकूमत क्या करने जा रही है हमारी इस करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर, जो हमने निशानदेही की है कि किस तरीके से में गवर्नेंस और करप्शन के इश्यूज हैं, और हुकूमत उनको टैकल करने के लिए हमें क्या इकदाम किए। हमें नहीं बताया, पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया, आईएमएफ को बताया। आईएमएफ हमें बताएगा पाकिस्तानी कौम को कि हुकूमत ने हमें क्या लीक कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो आज भी हमने देखा कि अली परवेज मलिक साहब कह रहे थे जी कि महंगे जो मुआहदे किए गए उनका एहतसाब करना पड़ेगा। कभी एलपीजी की बात होती है, कभी आईपीपीज के मुआहदों की बात होती है, माजी के ऊपर मलबा डाल दिया जाता है ये कहकर कि जी उस हुकूमत ने किया इसलिए आज हमें ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अगरचे कुछ रिवाइज भी किए गए, लेकिन ये कब तक अवाम सुनते रहेंगे जी कि फलां की गलती थी, उसका एहतसाब होना चाहिए। नई हुकूमत आके कहती है मौजूदा हुकूमत की गलती है, इसका एहतसाब होना चाहिए। देखिए, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो उसमें वो यूनिलैटरली इसको रीनिगोशिएट करना शुरू कर दे। ये आलमी मंडियों को एक गलत पैगाम देती है कि ये एक ऐसी हुकूमत है, ये सरमायाकारी चाहती है, और जब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर दी जाए तो फिर ये खुद से बैठ के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें तब्दीली कर देती है। तो ये पैगाम पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत बुरा होगा अगर लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हम यूनिलैटरल किस्म की जो है वो कोई तब्दीली कर दें। देखिए, मुआहदों के अंदर बहुत सारी शराइत होती हैं। अब जैसे कहा जा रहा है कि LNG जो कतर से हम खरीदा करते थे, वो LNG ने जो है, जो कतर की कंपनी है कतर एनर्जी, उन्होंने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी अब हम मजीद हमारा प्लांट नहीं चल रहा, हम आपको गैस नहीं दे सकते। लेकिन जो टर्मिनल हमने पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट किए थे वो उसमें फोर्स मेजोर की अब पता चला कि क्लॉज ही नहीं है, यानी कि उनके पास जो है वो गैस आ ही नहीं रही क्योंकि कतर ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने इन 2 टर्मिनल्स के साथ जो मुआहदा किया था उसमें फोर्स मेजोर गायब है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रीनिगोशिएट करने की बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हुए जो शराइत हैं, जो चंद कंपनीज के हक में जाती हैं और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के खिलाफ जाती हैं, उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मुआहदों को रीनिगोशिएट करना मैं समझता हूँ कि गलत होगा।
जहां तक आईपीपी का जिक्र है, देखिए इस वक्त आईपीपी तकरीबन 45% आईपीपी जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान उनको ओन करती है। 40% जो आईपीपीज हैं वो चाइनीज सीपैक के तहत बनाए गए हैं। जो प्राइवेट कंपनी हैं उनमें से सिर्फ 15% रोल उनका आईपीपी में है। तो अगर आईपीपी को इल्जाम उनके ऊपर अगर धरना है तो आप समझिए कि 85% इल्जाम जो है वो तो हुकूमत के अपने इदारे और सीपैक के ऊपर आता है। यहाँ पे मामला आईपीपी का नहीं है, यहाँ पे मामला बिजली चोरी का है। देखिए अगर पेस्को जो है, जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, अगर वहां 40-45% बिजली चोरी हो जाती है तो आप आईपीपी को कैसे इल्जाम ठहरा सकते हैं? अगर सखर इलेक्ट्रिक में 30-35% बिजली चोरी हो रही है तो फिर हुकूमत इलाज दिल का कर रही है, बीमारी उसको जिगर की है, वो फोकस कर देती है टैक्सेस के ऊपर, फोकस होना चाहिए हुकूमती अखराजात के ऊपर। बिजली के शोबे में फोकस आ जाता है सारा आईपीपी के ऊपर। असल बीमारी है चोरी। बिल्कुल ठीक है। महंगाई के तूफान के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है। वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सुनाना खान साहब, जिस बिजली चोरी का जिक्र अभी डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इस पर कमेटीज बनती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कई बार हुकूमत ऐलान भी करती है कि इस बार बिजली चोरी को जो है वो कम अज़ कम सतह पे लाया जाएगा, लेकिन नज़र ये आता है कि बिजली चोरी बढ़ती चली जा रही है। कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट भी पेश हुई किस ग्रेड के अंदर कितनी बिजली चोरी हुई। बिजली चोरी रोकने का कोई मुनज़्ज़म जो है वो तरीकाकार वज़ा क्यों नहीं किया जाता? सर मैं इसके दूसरे पहलू पे बात करूंगा, बिजली चोरी क्यों होती है। देखिए आप लाहौर में रहते हैं, हम इस्लामाबाद में रहते हैं। जो पाकिस्तान के इलाके हैं, आप यकीन करें जो बिजली की कीमत है ना, पाकिस्तान की कौम पे नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ बिजली की कीमत सबसे बड़ी वजह है बिजली चोरी की। आप माजी में चले गए, आज से 20-25 साल पहले जब इतनी आईपीपीज नहीं थी और बिजली का रेट जब एक काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। आप लोगों की आमदन देखें ना, फीसद आमदन पाकिस्तान की देखें क्या है, और इस मुल्क का जो गरीब आदमी है वो आप मुझे बताएं 15-20 हजार का बिल कौन पे कर सकता है? इतनी महीने की आमदनी नहीं है लोगों की। तो आपको अगर बिजली चोरी करनी है तो आपका सिस्टम ठीक है, उसमें बहुत सारी खराबियां हैं, आपका जो अमला है वो करप्ट है, लेकिन सबसे बुनियादी वजह इस मुल्क की गुर्बत है। जो 40 से 45% लोग हैं वो बिजली की ये वाली कीमत पे नहीं कर सकते। इस बात को समझने की जरूरत है। और ये हुकूमतों को और हमारी सियासी, आप इंडिया में देख लेना, वहां पे एक खास यूनिट तक बिजली फ्री क्यों की गई है कि वहां भी ये मसला है। आप जितनी बिजली महंगी करेंगे, मेरा ईमान है कि बिजली चोरी उतनी ज्यादा होगी। आप बिजली के रेट को काबिल बर्दाश्त सतह पर लेके आए, नहीं तो एक खास सतह के जो लोग हैं उनके लिए बिजली को फ्री करें या उनको सिस्टम लगा के देंगे, वरना आप बिजली चोरी नहीं रोक सकते चाहे आप जितना सिस्टम फुल प्रूफ कर लें। आप कराची में, ठीक है कराची में रुकनी चाहिए थी, वहां आपने प्राइवेटाइज कर दिया। अब वो के इलेक्ट्रिक जिन्होंने लिए वो जाने, उनका काम जाने। अगर आप पेस्को को प्राइवेटाइज करने जाते हैं तो उसका खरीदार कोई नहीं है। तो दो पहलू हैं, एक आपको अपना सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, दूसरा आपको बिजली की प्राइस नीचे लानी पड़ेगी। पाकिस्तान की 40 से 45% जो अवाम है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, वो बिजली की जो बिल है, कीमत है, वो ये अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो डीजल महंगा हुआ है, ख़ास तौर पे उस पर ट्रांसपोर्ट और सारी अशिया खुद और नोश की कीमतें बढ़ गई हैं। हुकूमत का दावा अपनी जगह पे कि कीमतें इस सतह पे नहीं बढ़ी जिस किस्म के दावे अपोजिशन की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। ये कंट्रोल हुकूमत कर पाएगी या आने वाले दिनों में मजीद महंगाई का हमें सामना करना पड़ेगा? देखिए मैं बड़ा बुनियादी सा नुक्ता उठाता हूँ। एक तो मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूँ कि अगर किसी चीज की कीमत की बुनियाद के ऊपर आप उस चीज की चोरी को जस्टिफाई कर सकते हैं। चोरी है, कीमत दूसरा एलिमेंट है उसका, लेकिन जस्टिफिकेशन चोरी की नहीं हो सकती। देखिए मेरा बुनियादी नुक्ता ये है कि हुकूमत हुक्मरानी करने के लिए आए, हुकूमत कारोबार करने के लिए ना आए। देखिए इस मुल्क में पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है वो हुकूमत पाकिस्तान खरीदती है। उसके बाद वो खरीदी हुई बिजली जो है वो हुकूमत पाकिस्तान फरोख्त करती है, और इस खरीदो फरोख्त में तकरीबन 700-800 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती है। और ये पिछले 15-20-25 साल से चला जा रहा है। सभी बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो हुक्मरानी में आई, लेकिन ये बुनियादी चीज जो है
कि हमने कारोबार करना है, हमने बिजली खरीदनी है, हमने पीआईए के टिकट भी बेचने हैं, हमने गन्ने की कीमत भी फिक्स करनी है, हमने गैस का सेक्टर भी खुद चलाना है। ये जो बुनियादी माशी ढांचा है वो तब्दील होने को नहीं आ रहा। ये हुकूमत का काम नहीं है कि पहले वो बिजली खरीदे और फिर फरोख्त करे और उसमें 800 अरब का नुकसान करे। अगर 20-25 साल से आप एक दुकान चला रहे हैं और उस दुकान में मुसलसल नुकसान कर रहे हैं तो खुदाया उस दुकान को बंद कर दे। ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, ये प्राइवेट सेक्टर को दे दे। इसी तरह जो गैस का सेक्टर है उसमें भी कोई तकरीबन 2800-900 अरब रुपया नुकसान कर चुके हैं। लेकिन हुकूमत ने गैस का सेक्टर भी चलाना है, हुकूमत ने बिजली का सेक्टर भी चलाना है, हुकूमत ने एयरलाइन की टिकटें भी बेचनी है, हुकूमत ने गन्ने की कीमत भी फिक्स करनी है, हुकूमत ने गंदुम भी खरीद के वो पैसों के पास स्टोर करनी है। तो हुकूमत हुक्मरानी करे और कारोबार छोड़े। सुनाना खान साहब, हुक्मरानी इसलिए नहीं करना चाहती कि इन तमाम चीज़ों में उनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं। हमारी वजारतें जो होती हैं वो भी नहीं चाहती कि मामलात को इस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि जो एक करप्शन है, जो कहीं ना कहीं एक लूपहोल्स मौजूद होते हैं, उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये लगता है आपको गवर्नेंस की खराबी? बिल्कुल, वो डॉक्टर साहब एक ब्रॉड उसमें बात कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात है कि डीरेगुलेट होना चाहिए हर चीज़ को, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि अगर डॉक्टर साहब को मैं कहूँ एक चीज खरीदने की मेरी ताकत ही नहीं है तो मैं किस तरह खरीदूंगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन जहां तक इनको रेगुलेट करने का प्राइवेट सेक्टर में देने का सवाल है, बिल्कुल आपकी बात है। हमारे जो सियासी जो हुकूमतें आती रही हैं, इन कंपनियों के बोर्ड पर अपने रिश्तेदारों को रखते हैं, बोर्ड के सरबराह में अपने करीब ब्लड रिलेशन के लोगों को लगाया गया, गाड़ियां इनसे लेते हैं, एंटरटेनमेंट इन कंपनियों से लेते हैं। इनके वो मतलब बेतहाशा बरात है जो इन कंपनियों से ली जाती है, चाहे वो गैस कंपनी है, चाहे वो बिजली की कंपनी है, चाहे वो आपको वजारत इत्तलात के इदारे हैं, किसी भी उसमें चली जाए। बल्कि आप मैं मजे की बात बताऊं, जो रिस्ट्रक्चरिंग शुरू की पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने और वजीर खजाना औरंगजेब को उनकी सरबराह बनाया गया, तो मेरी खुद औरंगजेब साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि जब हम मीटिंग में तय किया कि हमने ये इदारा बंद करना है, तो बाज वज़रा ने यहाँ पर कहा कि भाई हमें गाड़ी सिर्फ वजारत के दफ्तर बैठने के लिए हम वजीर नहीं बनने, और उन्होंने कई इदारों को खत्म करने से इनकार कर। तो इसकी हाल जरूर है बिल्कुल कि वो जो आपकी सियासी लोग हैं, हुकूमतें हैं, उसमें बैठे हुए वज़रा हैं, वो चाहते नहीं है कि इन इदारों को बेचा जाए या बंद किया जाए, हुकूमत इस कारोबार से निकले। तो वो जरूरी है निकलने के लिए प्राइवेट सेक्टर को। आपका जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो हुकूमत को मजबूत करना चाहिए, रेगुलेट जरूर करे, बिजनेस को चलाना हुकूमत का वाकई काम नहीं है। डॉक्टर फरज सलीम साहब, सनाउल्लाह खान साहब, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।